नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, तो आज अपने लोग जो भी पढ़ने वाले हैं ना, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। और मैं जो भी समझाने वाला हूं उसको मतलब एक कहानी की तरह समझना है। आपको कुछ ऐसा समझना है कि जैसे आपके सामने एक फिल्म चल रही है और आप उसको बहुत ही इंजॉय से देख रहे हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पहला भाग है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत। अगर इसकी टाइम पीरियड आप देखो तो 700 ईस्वी के पहले की जो भी घटना है वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 700 से लेकर 1707 ईस्वी की जो बीच की टाइम पीरियड है वो मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसकी तीसरी पार्ट देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, आधुनिक भारत। अगर इसकी टाइम पीरियड आप देखो तो 1707 से लेकर 1947 तक, अपने देश को आज़ाद होने तक के बीच की जो भी घटना है वो अपने लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने लोग मिडाइवल हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री के अगर बेसिकली टाइम पीरियड आप देखो तो जो ओवरऑल इसके टाइम पीरियड है 700 से लेकर 1707 ईस्वी तक की टाइम पीरियड है इसकी। अब देखो दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री को ना बेसिकली इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो 700 से लेकर 1206 ईस्वी की जो 1206 ईस्वी तक की जो घटना है उसे अपने लोग अर्ली मिडाइवल फेज बोलते हैं, मतलब पूर्व मध्यकालीन भारत उसे समझते हैं। और 1206 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत जो आती है, और 1526 से लेकर 1707 तक की जो टाइम पीरियड है जो मुगल काल कहलाता है, मुगल एरा। ये दोनों बेसिकली देखो तो यही दोनों जो है, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों 700 से लेकर 1206 ईस्वी जो है वो तो आपका अर्ली मिडाइवल फेज हो गया, अर्ली मिडाइवल इंडिया। इसको अपने लोग अर्ली मिडाइवल इंडिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो मेन मिडाइवल हिस्ट्री है ना वो 1206 से लेकर 1707 ईस्वी के अंतर्गत आती है। मतलब 1200 दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1707 ईस्वी के ये जो बीच की घटना है ना, यही अपने लोग मिडाइवल हिस्ट्री कहलाती है। और 1707 से लेकर 1947 तक की जो टाइम पीरियड है वो अपने लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया कह लो आप, उसके अंतर्गत देखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भारत में जो आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण, वो पहली बार मतलब मुस्लिम आक्रमण ही हुए थे भारत पे। और इनमें देखो तो इनमें ना 2 पार्टियां हुई थी भारत में आक्रमण करने। एक तो अरब क्षेत्र से आए हुए थे और दूसरे तुर्क क्षेत्र से आए थे। अब अरब क्षेत्र से आने वाला जो पहला मुस्लिम बंदा था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरी पार्टी देखो आप तो जो तुर्क क्षेत्र से आए हुए रहते हैं, तुर्क क्षेत्र से बेसिकली दो ग्रुप के लोग आए हुए रहते हैं। पहला एक सुबुक्तगीन और उसी का बेटा महमूद गजनवी। और जो दूसरी पार्टी आई रहती है ना उसका नाम होता है महमूद गौरी। दोस्तों, आप जानते हो कि जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था। तो इस चीज़ को अपने लोग समझते हैं, आखिर वो कैसे भारत आया था, एक बार उस पर हम नज़र डालते हैं। देखो दोस्तों, मैंने एक बात बताया ना, भारत में 2 तरीके के मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया गया था। एक जो अरब क्षेत्र से आए थे और दूसरा जो तुर्क क्षेत्र से आए थे। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया था ना दोस्तों, ये वाला एरिया पड़ता था अपना फारस, जो आज के डेट में ईरान पड़ता है। ये वाला एरिया पहले फारस पड़ता था, यानी अरब वाला क्षेत्र। तो यहाँ से जो मुसलमान आए थे ना भारत में, जो आक्रमण किए थे, वे लोग क्या कह रहे हैं, अरबी क्षेत्र से आने वाले मुसलमान कह रहे हैं।
और ऊपर देखो आप तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो एरिया है ना, जो यहाँ से जो लोग भारत पे आक्रमण किए थे वे लोग तुर्क वाले लोग कहलाए, यानी जो तुर्क क्षेत्र से आए हुए थे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो तो जो ईरान वाले क्षेत्र से आए थे ना, फारस वाले क्षेत्र से, उन्हें अरब जो पहले अरब कहते थे, अरब देश, तो वहाँ से जो आक्रमण किए थे वो अरब से हो गए, और जो ऊपर वाले एरिया से आक्रमण किए थे ना तो उन्हें तुर्क वाले ये कह दिया। हम मोहम्मद बिन कासिम भारत पे कैसे आक्रमण किया, कैसे भारत में आया, इस चीज़ को समझते हैं। ये वाला दोस्तों पहले फारस वाला इलाका पड़ता था, अरब वाला क्षेत्र, जिसे आज के डेट में ईरान जानते हैं। और यहाँ है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले श्रीलंका नहीं, पहले इसका नाम सिलोन हुआ करता था। पहले श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं, पहले सिलोन हुआ करता था। और श्रीलंका को आज भी मोतियों का देश कहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब मोती मिला करते हैं। अब होता क्या है ना दोस्तों, ये जो ईरान है, यहाँ पे एक राजा हुआ करता है जिसका नाम होता है अल हजाज बिन यूसुफ। उसका नाम हुआ करता है, एक ही आदमी का नाम है पूरा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। जो उस समय फारस था, आज के डेट में जो ईरान है, उस समय हम बता रहे अपने को 712 ईस्वी की घटना बता रहे हैं अपने लोग दोस्तों। 712 ईस्वी की घटना की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जो फारस वाला एरिया है वहाँ का एक राजा हुआ करता है अल हजाज बिन यूसुफ। उन्होंने क्या क्या कहा, अपनी सेना की एक टुकड़ी को कहा कि सिलोन जाओ और वहाँ से सारे मोतियों को लूट लो। एक बार ध्यान से समझिए, मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने यही बताया, मिडावल हिस्ट्री के अंतर्गत अपने लोग पढ़ रहे हैं, और जो अर्ली मिडावल फेज है उसको अपने लोग समझ रहे हैं। अर्ली मिडावल फेज में अपने लोग देख रहे हैं जो प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था भारत पे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा वो की गई थी। तो उसने भारत पे कैसे आया था उस चीज़ को हम अभी बता रहे हैं। अब देखो, तो मैंने देखा कि भारत पे दो तरीकों के मुसलमानों ने आक्रमण किया था। पहला जो अरब क्षेत्र से आए थे और दूसरा जो तुर्क क्षेत्र से आए थे। तो जो ईरान वाला एरिया है, यही अरब वाला एरिया पहले कहलाता था, जिसे पहले फारस भी कहते थे। और जो ऊपर वाला ए वाला एरिया है, ये तुर्क वाला एरिया कहलाता था। जो वहाँ से आक्रमण किए थे वे तुर्क लोग थे। तो अपने लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझ रहे हैं, उन्होंने भारत पे कैसे आक्रमण किया था। तो देखो दोस्तों, ये जो फारस वाला एरिया है ना, यहाँ उस समय एक राजा हुआ करता है जिसका नाम होता है अल हजाज बिन यूसुफ। उन्होंने अपने सेना की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि सिलोन जाओ और वहाँ से सारे मोतियों को लूट कर वापस लाओ। अब होता क्या है, इनकी सेना आती है, जहाज लेती है और जाती है सिलोन। इनकी सेना सिलोन जाती है और वहाँ को लोगों को मारती है, पीटती है, और वहाँ से ढेर सारी सोना को लूटकर वापस जहाज से आती है। और साथ ही उसमें 600 से ज़्यादा महिलाओं को वहाँ पे बंधक बनाकर वापस जहाज से ला रहे होते हैं, जहाज से। अब होता क्या है दोस्तों, अब ये अपने देश पहुँचने से पहले रास्ते में ही क्या होता है, इनकी कुछ समुद्री लुटेरों ने इनकी जहाज को यहीं पे लूट लेता है। कुछ समुद्री लुटेरों ने इनकी जहाज पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही इनकी जहाज को लूट ली जाती है समुद्री लुटेरों द्वारा। जैसे आज के डेट में आप समझ लो ना कि जैसे रोड पे जा रहे हो आप, किसी ने बाइक रात के समय बाइक रुकाकर आपकी बाइक छीन ली, उस तरीके से होता था। तो समुद्री लुटेरों ने क्या किया कि उनकी जहाज को वहाँ से लूट ली और साथ में 600 महिलाओं को उन्होंने बंधक बना लिया। अब ये खबर जैसे ही फारस के राजा अल हजाज बिन यूसुफ को पता चलता है, वो पूरा घबरा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। वे कहते हैं, अल हजाज बिन यूसुफ कहता है, ये जो घटना हुआ है ना, ये जो लूटपाट की गई है, ये किसी और द्वारा नहीं, ये इसके द्वारा किया गया। पहले ये वाला एरिया ना सिंध का एरिया पड़ता है। यहाँ का एक राजा हुआ करता था, राजा का नाम था राजा दाहिर सेन।
राजा के नाम था दोस्तों दाहिर सेन। उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे, एकमात्र हिंदू राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर सेन। अल हजाज बिन यूसुफ क्या कहता है ना, ये जो घटना हुआ है, ये जो लूटपाट की गई है, ये किसी और द्वारा नहीं, ये सिंध के राजा दाहिर सेन द्वारा किया गया है। इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखवाया और सिंध में दाहिर के पास भिजवाता है, और उसमें लिखा हुआ रहता है, तुमने जो भी मेरे मोतियों को लूटे हो और महिलाओं को बंधक बनाए उसे छोड़ दो, वरना तुम बहुत पीटोगे। अब राजा दाहिर वापस चिट्ठी लिखवाते हैं और बोलते हैं कि सुनो, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया और हम ऐसा काम हम नहीं करते हैं, ये लूटपाट समुद्री लुटेरों द्वारा किया गया है, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, अब होता क्या है ना कि अल हजाज बिन यूसुफ का एक सेनापति हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज बिन यूसुफ का एक सेनापति हुआ करता है उस टाइम, जिसका नाम क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम। एक मिनट दोस्तों, अल हजाज बिन यूसुफ का उस समय एक सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और साथ ही ये अल हजाज बिन यूसुफ का दामाद भी हुआ करते थे उस समय। मतलब उनकी बेटी से मोहम्मद बिन कासिम की शादी हुई थी, सेनापति भी थे और साथ ही में उनके दामाद भी थे। अब होता क्या है दोस्तों, अल हजाज बिन यूसुफ क्या करते हैं कि अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देते हैं कि तुम सिंध पे जाओ और वहाँ आक्रमण करके वहाँ पे दाहिर सिंह को मार दो, और जो भी मोती और महिलाओं को बंधक बनाया गया है उन्हें वापस छुड़ा कर ला। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, रात के समय ये सिंध पे आक्रमण कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को वहीं पे मार डालते हैं और बहुत सारे घर में आग लगा देते हैं। और होता क्या है, यहाँ पे दाहिर की इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे मार देते हैं, दाहिर की काम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वहाँ से जितने भी सोने लूटपाट की गई थी, मोतियाँ, उन्हें वापस अपने देश मोहम्मद बिन कासिम ले आते हैं। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण राजा दाहिर सेन पे, भारत पे किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, तो अल हजाज बिन यूसुफ के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भारत पे भेजा था, अल हजाज बिन यूसुफ ने भारत पे किसको भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, मोहम्मद बिन कासिम को किसके द्वारा भेजा गया था या किसके द्वारा एक मतलब काम करवाया गया था, तो अल हजाज बिन यूसुफ के द्वारा, जो उस समय 712 ईस्वी में फारस के राजा हुआ करते थे। अब यहाँ पे दोस्तों दाहिर सेन की हत्या कर दी जाती है। अब होता क्या है, मोहम्मद बिन कासिम उस समय ना राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां हुआ करती हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम दोनों बेटियों को उठाकर वापस अपने देश लाते हैं। अब होता क्या है, धीरे धीरे इनकी दोनों बेटियां अल हजाज बिन यूसुफ के दरबार में रहने लगती है। अब धीरे धीरे होता क्या है ना दोस्तों, जो अल हजाज बिन यूसुफ होता है ना, वो दोनों बेटियों को, दाहिर सेन की दोनों बेटियों को अपने बेटी की तरह मानने लगते हैं। मतलब दोनों बेटियां उनकी ब्रेन वॉश कर देती है, उनकी जो विचारधारा है वो मानवता की तरफ ले आती है। और लास्ट में होता क्या है कि जो उनकी जो दोनों बेटियां थी, वो अल हजाज बिन यूसुफ को कहकर मोहम्मद बिन कासिम को ऊँट की खाल में बंधवा कर मरवा देती है, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर। तो इस तरीके से दाहिर सेन की भी मृत्यु हो गई और कुछ साल बाद मोहम्मद बिन कासिम की भी यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। तो ये था दोस्तों भारत पे अरबियों द्वारा किया गया आक्रमण। अरब वाले क्षेत्र से बेसिकली एक ही लोग आए थे, जो मोहम्मद बिन कासिम था। अरब वाले क्षेत्र से एक ही बंदे आए थे। तो अपने लोग अरब वाले क्षेत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। अरब वाले क्षेत्र से मोहम्मद बिन जो कासिम आया था,
वो देख लिए कैसे आया था, किसने भेजा था और कब आया था और किस लिए आया था, सारे चीज़ को समझ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ अपने लोग शॉर्ट देख लेते हैं। देखो, मोहम्मद बिन जो कासिम था ना, सिंध के राजा दाहिरा पे आक्रमण किए थे, और कब किए थे, तो 712 ईस्वी में। इस टाइम को आपको याद रखना है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत पे आक्रमण किए गए थे ना, वो 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया गया था। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जजिया कर लगाया गया था, मतलब इतिहास में पहली बार जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब जजिया कर होता क्या था पहले, कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर होता था। सपोज करो जैसे कोई क्लास है, उसमें 50 मतलब स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 मुसलमान हैं और बाकी 40 अदर कास्ट की है, तो जो जजिया कर लगाई जाएगी ना, वो 10 मुसलमान को छोड़कर 40 लोगों पे लगाई जाएगी। अब एक चीज़ समझो, जजिया कर सब पे लगाई जाती थी 5 लोगों को छोड़कर। पहला बच्चे को छोड़कर, दूसरा बूढ़े को छोड़कर, तीसरा विकलांग को छोड़कर, और चौथा ब्राह्मण को छोड़कर, और पांचवा महिला को छोड़कर। 4 का देखो तो 4 का वर्ड मतलब ब से ही शुरू होता है। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, विकलांग हो गए, और ब्राह्मण हो गए, और एक महिला हो गई। इन 5 लोगों से 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाई जाती थी। आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछ सकता है दोस्तों कि पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाई गई थी, तो वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाई गई थी। अपने लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझेंगे कि जजिया कर बेसिकली किनके द्वारा लगाई गई थी, हटाई गई थी। बहुत सारे आगे शासक आते हैं जो जजिया कर हटा देंगे, और बहुत सारे फिर शासक आएंगे जो जजिया कर फिर वापस से लगा देंगे। तो इन चीज़ों को अपने लोग समझेंगे। यहाँ पर अपने लोग देखो दोस्तों, तो अरब वाला जो क्षेत्र था, मतलब अरब वाला जो पार्ट था, मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, वो चीज़ अपने लोग देख चुके हैं। अब होता क्या है ना, अब जो तुर्क वाला क्षेत्र होता है उसे समझते हैं। तुर्क वाला एरिया अपने लोग बता चुके हैं। तुर्क वाला एरिया में कुछ ज़्यादा नहीं, तुर्क वाला एरिया में ना, जैसे देखो ये वाला तो अरब वाला एरिया था, तो ये अपने लोग कवर कर चुके हैं। और तुर्क वाले लोग कहाँ से आए थे, तो उन्हें देखो, तो जो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला जो एरिया था, ये तुर्क वाला क्षेत्र बोलते थे। तो जो जिन्होंने यहाँ से जो आक्रमण किए थे भारत पे, वे लोग तुर्क वाले कह रहे हैं। अब देखो, अब तुर्क वाले से ना 2 पार्टी आई हुई थी, एक तो सुबुक्तगीन और उसका बेटा महमूद गजनवी, और जो दूसरी पार्टी आई होती है ना, वो होती है महमूद गौरी। अब महमूद गजनवी के बारे में समझते हैं। महमूद गजनवी जो था ना, वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया हुआ था। महमूद गजनवी भारत पे कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार भारत पे इन्होंने आक्रमण किया हुआ था, महमूद गजनवी। बेसिकली समझो होता क्या है ना दोस्तों, जो इनके फादर होते हैं सुबुक्तगीन, उन्होंने भारत पे ना एक बार आक्रमण किए हुए रहते हैं। और सुबुक्तगीन की 2 बेटा हुआ करता था उस समय, एक महमूद गजनवी और दूसरा इस्माइल। इस्माइल होता है ना, बहुत नालायक लड़का होता है, और जो महमूद गजनवी होता है, ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी राजा होता है। तो सुबुक्तगीन क्या करता है ना, भारत पे एक बार आक्रमण किया हुआ रहता है। तो महमूद गजनवी सोचता है, जब मेरा पिता एक बार आक्रमण कर सकते हैं, तो हम तो कई बार आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्हीं कारण महमूद जो गजनवी थे, इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किए हुए थे। और इनमें उनमें से मतलब 17 आक्रमण में से इनकी एक फेमस आक्रमण थी, वो थी 15वां आक्रमण था, 15 अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। मतलब गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर पड़ती है, उन पे इन्होंने 15वां आक्रमण किया हुआ था। इनकी एक फेमस मतलब अटैक थी। इसमें होता क्या है ना दोस्तों,
सोमनाथ मंदिर से इन्होंने अटैक करके 28,000 केजी सोना और 48,000 केजी चांदी इन्होंने यहाँ से लूटपाट की हुई थी। और यहाँ से सोना चांदी लूटकर इन्होंने अफगान में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। और यहाँ की जो शिवलिंग होती है ना, शिवलिंग को तोड़कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जलवा देते हैं, क्योंकि लोग उस पर चढ़ के आया जाए, लोग आ जा सके उस पर चढ़कर। कुछ इस तरीके से था। तो ये था दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में। कोई ज़्यादा इनकी फेमस है नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा इनके बारे में कुछ पढ़ना है नहीं। अपने लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं ना, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, है तो मेरा बहुत कुछ, लेकिन अपने लोगों को उतना पढ़ना है नहीं। अपने लोगों को जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को अपने लोग देख रहे हैं। तो महमूद गजनवी से आपको यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो 15वां अटैक था ना सोमनाथ मंदिर पे, वहाँ से इन्होंने 28,000 केजी सोना और 48,000 केजी चांदी लूटपाट की हुई थी। और वहाँ से लूटे हुए धन को अफगान में, मतलब अफगानिस्तान में, वहाँ पे जामा मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया हुआ था। और होता क्या है ना दोस्तों, अब लास्ट में, और इतना मतलब सोना चांदी इन्होंने यहाँ से लूटपाट की हुई थी ना, जिस घोड़े और गधे पे इन्होंने लाद कर, दोनों साइड जो बुढ़िया होती है ना, बुढ़ियों को लाद कर सोना चांदी को अपने देश ले गए, अफगान ले गए। जो रास्ते में जो सोने चांदी गिरी ना, और जिनकी घर मतलब रास्ते के आसपास पड़ती हुई थी, मतलब इतिहासकार कहते हैं कि इतने सोने चांदी गिरे कि जो रोड के साइड में जिनकी घर है उस समय वो लखपति हो गए। मतलब सोच सकते हो कि भारत से, उस मंदिर से कितनी मतलब धन दौलत लूटपाट की गई थी। अब महमूद गजनवी बेसिकली कहता है कि दोबारा फिर मैं आऊँगा इंडिया पे, फिर मतलब अटैक करूँगा। लेकिन होता क्या है ना, लास्ट में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो दोबारा ये भारत पे आ नहीं पाता है, और वहीं पे अफगान में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगले शासक देखो दोस्तों, तो महमूद गौरी आते हैं, जो अपने लोग वहाँ पे देखे ना, तुर्क वाले क्षेत्र से। आप कनेक्ट करते चलिएगा, मैं जो भी बता रहा हूँ एक दूसरे से आप कनेक्ट करते चलिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुर्क क्षेत्र से दो पार्टियाँ आई थी, एक सुबुक्तगीन और उसका बेटा महमूद गजनवी, और जो दूसरी पार्टी होती है ना महमूद गौरी होती है। तो अपने लोग महमूद गजनवी वाले पार्ट को देख चुके हैं। अब जो दूसरी पार्टी है महमूद गौरी, उस पार्ट को अपने लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब महमूद गौरी के बारे में देखो दोस्तों, इसका होता क्या है ना, महमूद गौरी का एक बहुत ही मतलब कमाल का एक सेनापति हुआ करता है, बख्तियार खिलजी। इनका देखो तो इन्होंने भारत पे 5 बार आक्रमण किए थे कुल, जिनमें से इनका 3 बहुत ही फेमस अटैक होता है, उसे देखते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। और महमूद गौरी को ना 4 गुलाम हुआ करते हैं, जिसका पहले का नाम होता है गुलामों का। महमूद गौरी का 4 गुलाम हुआ करते थे उस समय, जिसका पहला नाम था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपन लोग फ्रेश में समझ लेते हैं दोस्तों। देखो ये हुआ महमूद गौरी के ना 4 गुलाम हुआ करते थे उस समय। पहला जो होता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता है, और दूसरा जो होता है इल्तुतमिश होता है, तीसरा जो होता है ना नसरुद्दीन कुआचा होता है, नसरुद्दीन कुआचा होता है, और चौथा जो होता है एलदौज होता है। मतलब महमूद गौरी का 4 उस समय गुलाम हुआ करते थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा नसरुद्दीन कुआचा, और चौथा ताजुद्दीन एलदौज। इसका पूरा नाम था दोस्तों ताजुद्दीन एलदौज हुआ करता है। अब थोड़ी सी बैक आते हैं, समझते हैं इन्हें दोस्तों, देखते हैं आगे। इनकी ना 3 फेमस अटैक थी। पहला जो इनका अटैक था, तराइन का युद्ध था पहला इनका पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में। और दूसरा जो युद्ध होता है, दूसरा भी
तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो भी पृथ्वीराज चौहान के ही साथ होता है, ठीक 1 साल बाद 1192 में। इनकी पहली जो युद्ध है 1191 में होती है, किससे? पृथ्वीराज चौहान के साथ। दूसरी युद्ध है वो भी पृथ्वीराज चौहान के ही साथ होती है, ठीक 1 साल बाद 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। और जो फिर 2 साल बाद इनकी बैटल ऑफ चंदाौर का युद्ध होता है, किसके साथ? जयचंद्र के साथ, 2 साल बाद 1194 में। अब यहाँ पे एक चीज समझो, आखिर युद्ध होते क्यों है? अब देखो ये दोस्तों होता क्या है। मान लो ये है दिल्ली का उस समय राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली का उस समय ना शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। और इसी के बगल में जो कानपुर वाला एरिया है, उस मतलब कानपुर इलाका के साइड में, वहाँ पहले पड़ता था कन्नौज वाला एरिया। ये रहा अपना दिल्ली, ये था दिल्ली। पहले दिल्ली का जो राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था, और जो कानपुर वाला एरिया था ना, वो एरिया पड़ता था कन्नौज वाला एरिया। तो दिल्ली का राजा हुआ करता है पृथ्वीराज चौहान, और कन्नौज के जो राजा था ना उस समय हुआ करता था जयचंद्र। अब यहाँ पे दोस्तों स्टोरी समझो होता क्या है। अब बात यहाँ पे होता क्या है ना, जो जयचंद्र था, जयचंद्र कन्नौज का जो शासक था जयचंद्र, उनकी एक बेटी होती है संयोगिता उनकी एक बेटी होती है। वो अब जयचंद्र क्या करते हैं ना, अपनी बेटी का स्वयंवर करा रहे होते हैं, और बाकी सब राजा को इनविटेशन दिए हुए थे दावत आने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इनविटेशन इन्होंने नहीं देते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, अब पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हो जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, बीच दरबार में घुसकर और उनकी बेटी से खुद जाकर शादी कर लेते हैं। क्योंकि अब बेसिकली होता क्या है ना, कि जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं ना, उनकी बेटी के साथ इनका मतलब मोहब्बत होता है, और जयचंद्र इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को इनविटेशन वे नहीं देते अपने दरबार में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, ज़बरदस्ती दरबार में घुसकर उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं। अब इस बात से जो जयचंद्र था ना, यहाँ पे जो कन्नौज के राजा जो जयचंद्र थे ना, वे नाराज हो जाते हैं, वे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर क्या करते हैं ना, वे चले जाते हैं महमूद गौरी के यहाँ उसे बुलाने, पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए। वे चल जाते हैं तुर्क वाले क्षेत्र महमूद गौरी के पास, और वहाँ से वे उनका सहारा लेते हैं, और पृथ्वीराज चौहान पे दिल्ली पे वे महमूद गौरी के साथ आक्रमण करवाते हैं। तो होता क्या है ना दोस्तों, पहली बार तो मतलब जो पहला युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, महमूद गौरी को यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि मतलब निहत्थे पे हाथ नहीं उठाते, इस कारण यहाँ पे महमूद गौरी को जिंदा छोड़ देते हैं। अब ठीक 1 साल बाद क्या होता है ना, पृथ्वीराज चौहान पे महमूद जो गौरी होती है दोबारा अटैक करती है, ठीक 1 साल बाद 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। महमूद गौरी की हार हुई थी। अब ठीक 1 साल बाद 1192 में फिर महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण में होता क्या है ना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और महमूद गौरी जीत जाती है। और क्योंकि मतलब 1 साल इनको महमूद गौरी को टाइम मिल गया रहता है, 1 साल में इन्होंने अपनी सेना को मतलब बहुत सारे प्रशिक्षण दिए,
और अपनी सेना मजबूत की और दोबारा अटैक पृथ्वीराज चौहान पे कर दिए, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे हार हो जाती है। अब होता क्या है ना दोस्तों कि महमूद गौरी जो है दिल्ली पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया महमूद गौरी। अब इन्होंने देखा अब क्यों नहीं, जब पूरे दिल्ली पे अपना कब्जा हो गया है तो जो पास वाले एरिया कन्नौज है इसको भी अपने में मिला लिया जाए। मतलब पृथ्वीराज चौहान तो बाजार खत्म हो गया यहाँ पे, तो क्यों नहीं जिसने मतलब मारने के लिए बुलाया था उसको भी टपका दे। तो महमूद गौरी क्या करते हैं ना, ये सोचकर कन्नौज पे भी आक्रमण कर देते हैं और जयचंद्र की वहाँ पे हत्या कर देते हैं, और जो कन्नौज वाला जो एरिया था ना उसको भी अपने एरिया में मिला लेते हैं। यानी जो अब कन्नौज वाला जो एरिया था ये भी गौरी के अंडर में आ जाती है। तो इनकी 3 यही फेमस जो अटैक था, एक तो पहला पृथ्वीराज चौहान पे हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरा फिर पृथ्वीराज चौहान पे हुआ था 1 साल बाद जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, और तीसरा 1102 साल बाद 1194 में जयचंद्र पे हुआ था जिसमें कन्नौज वाला एरिया महमूद गौरी ने कब्जा लिया। अब देखो और महमूद गौरी ने ना धीरे धीरे इधर अपने लोग यहाँ देख रहे थे, जो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे उस समय। पहला का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, तीसरा था नसरुद्दीन कुआचा और चौथा था ताजुद्दीन यल्दौज। अब होता क्या है ना दोस्तों, महमूद गौरी बीमार पड़ा हुआ रहता है, चरपाई में बैठा रहता है, बीमार पड़ गया रहता है। अब महमूद गौरी कहते हैं कि अपने चारों गुलामों को बैठाते हैं, बुलाते हैं और एक साथ सभी को बैठाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने ना इतना बड़ा एरिया को कब्जा लिया है, दिल्ली वाला एरिया और कन्नौज वाला एरिया, और इधर इन्होंने जो लाहौर साइड का जो एरिया था ना इसे। अब इतना बड़ा एरिया को कब्जा लिए हैं और इसे ऐसे ही छोड़ के जाना, मोहम्मद गौरी कहते हैं कि इसे ऐसे ही छोड़ के जाना मेरे लिए शोभा नहीं देगा, मेरे मतलब सम्मान का अगेंस्ट होगा ये बात। तो उन्होंने महमूद गौरी ने अपने चारों गुलामों को ये बात कहा और कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा शासन मैं किसको दूँ, किसके हाथ में इसको मतलब यहाँ का किससे राजा बनाकर जाऊँ मैं वापस। क्योंकि मोहम्मद गौरी का ना इंडिया का मतलब जो मौसम था वो उन्हें सूट नहीं किया और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वे अपने देश वापस जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम चारों के बीच हम कंपटीशन करवाते हैं, कंपटीशन में जो जीतेगा उसको हम पूरा ये जो एरिया है, इतना बड़ा जो एरिया है, ये पूरा एरिया हम उसे दे देंगे और यहाँ का उसे राजा बना देंगे। अब अपने चारों गुलामों को, इनके 4 गुलाम होती है ना, चारों गुलामों को कहते हैं कि जो मेरा साम्राज्य है, मतलब मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था, उसे जो पहले पूरा चक्कर, एक चक्कर मार के जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे मोहम्मद गौरी यहाँ का राजा बना देंगे। अब जैसे ही इनके 4 गुलामों ने बात सुना, क्या हुआ, ताजुद्दीन जो यल्दौज थे घोड़ा उठाया, पूरे साम्राज्य को चक्कर काटने चले गए, चक्कर मारने। नसरुद्दीन कुआचा थे, उन्होंने भी घोड़ा उठाया अपना और पूरे साम्राज्य का चक्कर काटने चले गए। इल्तुतमिश था, इन्होंने भी घोड़ा उठाया, पूरे साम्राज्य का चक्कर काटने चले गए। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये कहीं नहीं गया, ये यहीं के बैठे रह गया। अब महमूद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछते हैं मतलब कि क्या तुम्हें राजा नहीं बनना, तुम्हें राजा बनने का शौक नहीं है, तुम गए नहीं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं ना, अब नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक देखो,
जो महमूद गौरी थे वे चरपाई पे बैठे हुए रहते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब रहता है ना, तो वे थोड़ा सा ढीला सा टेढ़ा सा बैठा हुआ रहता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, महमूद गौरी को चरपाई से उठाकर सिंहासन पर उन्हें बैठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि महाराज, आपकी साम्राज्य वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप बैठे हुए हैं और आपकी साम्राज्य वहाँ तक है जहाँ तक आप सोचते हैं। अब इस बात से ना मोहम्मद जो गौरी था वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्होंने कहा, मुझे मतलब ऐसे ही इंटेलिजेंट और ऐसे ही समझ वाले व्यक्ति को यहाँ का राजा बनाना है। और जो 3 लोग चले गए थे पूरे साम्राज्य का चक्कर काटने, उनके आने से पहले ही महमूद गौरी क्या करते, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बनाकर, पूरे एरिया का राजा बनाकर वापस ही अपने देश वापस चले जाते हैं। वे लोग 4 लोग आए, तब तक यहाँ का कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाकर वे वापस अपने देश चले जाते हैं। तो इनकी ये कहानी थी महमूद गौरी की और यहीं से दोस्तों शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन में आएगा ना, सत्ता में आएगा, अब यहाँ से तो महमूद गौरी वापस चला गया ना, तो यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत 1206 से। यहाँ पे एक नज़र डाल लो दोस्तों आप, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ना सबसे पहले गुलाम वंश आती है, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले इसमें आती है, स्लेव डायनेस्टी। एक मिनट दोस्तों, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर ना सबसे पहला जो आती है गुलाम वंश आती है, गुलाम स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी आती है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया क्या, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। मतलब गुलाम वंश देखो तो बेसिकली 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला था, क्योंकि अपने लोग वहाँ तक तो जो महमूद गौरी थे वहाँ तक तो क्लियर है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में आते हैं, वहाँ से इन्होंने आकर सत्ता में आकर गुलाम वंश इन्होंने शुरुआत करते हैं। इसे दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सीरियल में आपको मिल जाएगी कैसे कौन कब आए थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की देखो दोस्तों, इनके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1206 में। कब किया था इन्होंने दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं ना, वे 1206 में सिलेक्ट हो जाओ। अब देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं ना, वो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। और इनकी जो राजधानी थी ना, इनकी राजधानी लाहौर होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है। मतलब इनको सत्ता मिली थी कहाँ, दिल्ली की, लेकिन इन्होंने दिल्ली में रह के शासन नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो अपना सेंटर राजधानी बनाई थी ना, वो लाहौर को बनाई थी। और लाहौर से ही पूरे दिल्ली कनौज ये जो एरिया था उसे कंट्रोल किया करते थे। अब बहुत बच्चे मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली की इनकी राजा बनाई गई थी तो ये दिल्ली इनकी राजधानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी जो राजधानी थी ना, वो लाहौर बनाई गई थी और अपनी सत्ता लाहौर से ही यहाँ पे कंट्रोल किया करते थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, उनकी 2 उपाधियाँ थी। इन्होंने उपाधि धारण की हुई थी,
इनकी जो दो उपाधियाँ थी, एक थी लाख बक्स, पहली जो उपाधि थी लाख बक्स। लाख बक्स समझो होता क्या है। लाख बक्स मतलब जो लाखों में देने वाला, जो दानी हो, मतलब बहुत ही कीमती। जैसे सपोज करो कोई गरीब आदमी है, वो कहता है कि साहब मालिक, मतलब मेरे बेटी को, मैं मान लो मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, मुझे मतलब पैसे की ज़रूरत है। तो ये क्या करते थे ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़, अपना गर्दन से एक सोना का चैन निकाले और उस गरीब को दे दिए, ये लो। किसी को भी मतलब कोई ज़रूरत पड़ती थी ना, तो ये मतलब बहुत उन्हें हेल्प करते थे, मदद करते थे। इसलिए इन्हें क्या नाम पड़ गया ना, लाख बख्श, जो लाखों में दान करता हो। और इन्होंने दूसरी जो उपाधि धारण की थी वो थी मलिक और सिपहसलार। अब बेसिकली होता क्या है ना, ये अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये खुद को कभी भी राजा घोषित नहीं किए हुए थे। मतलब ये खुद को गुलाम बताते थे। किसके? महमूद गौरी के। ये कहते थे ना, मैं महमूद गौरी का गुलाम हूँ, उनके द्वारा जो बताए गए काम है, मतलब उनके अंतर्गत मैं शासन करता हूँ, मैं खुद राजा नहीं हूँ। वे खुद को राजा नहीं मानते थे, वे जब बल्कि महमूद गौरी का गुलाम मानते थे और उनके कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। अब आगे देखो, इनकी मृत्यु ना 1210 ईस्वी में हो जाती है। अब मृत्यु बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि एक पोलो खेल रहे होते हैं घोड़े पे। अब पोलो खेलते समय होता क्या है ना, ये घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब घोड़े से गिरते हैं ना, तो घोड़े ने लात मारती है और लात मारे और ये ऊपर। तो इनकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय, क्वेश्चन पूछेगा किस गेम खेलते समय मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, तो 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब इनके द्वारा देखो, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम कराए गए हैं, उस चीज़ को अपने लोग समझते हैं इनका क्या क्या महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन है। तो इन्होंने ना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। पूरा नहीं, इस चीज़ को आप समझिएगा। मतलब कुतुब मीनार जो है उसकी जो मतलब समझ फर्स्ट फ्लोर है, मतलब शिलान्यास जो है नीचे की ग्राउंड हो गई या फिर फर्स्ट फ्लोर कह लो, मतलब शुरुआत कराया था बनाना। कंप्लीट इन्होंने नहीं बनवाया था, अलग अलग राजा आएंगे उसे फिर वे तैयार कराएंगे। मतलब कुतुब मीनार का शुरुआत जो कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराई गई थी। इनके द्वारा दो और मेन काम करवाया गया था। एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया गया था और एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया था। इनके द्वारा 3 फेमस मतलब बनाए गए इमारत हैं। पहला कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार कंप्लीट बनवाए नहीं थे बल्कि इनका मतलब शिलान्यास करवाया था और बेसिक जो नीचे का जो काम है वे करवाए थे। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और तीसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने निर्माण करवाया था दिल्ली में ही। तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आगे देखो, यहाँ पे अपने लोग समझ गया गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर मेन देखो तो दिल्ली सल्तनत मेन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से शुरू नहीं होता है, बल्कि जो अगले शासक आएंगे इल्तुतमिश, उनके द्वारा उनके समय काल से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी, तो जो मेन दिल्ली सल्तनत आती है ना वो इल्तुतमिश के समय से आती है, इनके अगले राजा के समय से। अब देखो, इल्तुतमिश जैसे ही शासन में आता है ना, इन्होंने तुरंत अपनी जो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी राजधानी लाहौर रखा था, अब इल्तुतमिश सत्ता में आते ही अपनी राजधानी लाहौर से वापस दिल्ली लाते हैं। क्योंकि अब लाहौर में कोई रख के इंडिया पे कंट्रोल कैसे बनाएगा, इसलिए इन्होंने क्या करते हैं ना कि लाहौर को अपने राजधानी हटाकर वापस दिल्ली लाते हैं और दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाते हैं। इल्तुतमिश के समय में ना जो कॉइन चलाई गई थी, टंका का कॉइन चलाई गई थी जो सिल्वर का होता था, और एक जीतल चलाई गई थी जो कॉपर का होता था। अब एक चीज देखो दोस्तों,
इल्तुतमिश ना एक उपाधि धारण की हुई थी जिसका नाम था सुल्तान। मतलब बेसिकली टाइटल, उपाधि कहने का मतलब टाइटल समझ लो आप। जैसे कोई टाइटल लगाता है ना, डॉक्टर, जैसे कोई आर्मी में है तो कर्नल, जनरल, ये सब टाइटल हो गए, उपाधि हो गए। तो वैसे ही इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की हुई थी। अब क्योंकि अभी तक दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खुद को राजा नहीं मानते थे बल्कि महमूद गौरी का गुलाम मानते थे। लेकिन इल्तुतमिश जैसे ही सत्ता में आया ना, इन्होंने अपना सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं और खुद को राजा बताने लगते हैं, खुद को राजा घोषित कर देते हैं और खुद सुल्तान की उपाधि धारण कर लेते हैं। इनके द्वारा जो मेन है ना महाकाल जो मंदिर है उज्जैन में, उसे इन्होंने डिस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब तोड़वा दिया था। उज्जैन मंदिर इनका एक फेमस है। और इनके समय में ना इल्तुतमिश जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं या फिर सिर्फ चहलगानी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने मतलब सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का, तुर्क क्यों, क्योंकि तुर्क वाले क्षेत्र एरिया से आते थे, इसलिए 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाए हुए थे जिसे नाम था, जिसे कहते थे तुर्क ए चहलगानी। और आगे इसको समझेंगे, फिर इसको तुर्क चहलगानी को कौन ख़त्म करवाता है आगे फिर इसको भी समझेंगे दोस्तों। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को ना दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। आखिर ये बात क्यों कहते हैं इसको समझिए आप। इल्तुतमिश चूंकि महमूद गौरी का भी गुलाम था। एक मिनट दोस्तों, अब देखो, इल्तुतमिश जो था ना वो महमूद गौरी का भी गुलाम हुआ करता है, साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना उसका भी गुलाम हुआ करता है। मतलब महमूद गौरी का भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, तीसरा भी राजा बना। अब देखो दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद ना अब जो अगली जो शासक आती है, इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान आती है। उन्हें देखो, अब दिल्ली की जो इल्तुतमिश के बाद जो अगली राजा बनती है वो रजिया सुल्तान बनती है इल्तुतमिश के बाद। इनके बारे में देखो, इन्होंने ना कुबा और कुल्ला पहनना शुरू किया। अब बेसिकली होता क्या है कुबा और कुल्ला, इसे समझो। तो कुबा कहने का मतलब वो जो पहले के राजा टाइप का वो जो टोपी होती है ना, लंबा सा बड़ा सा जो टोपी होती थी, उसे कुबा कहते थे। और एक कुल्हा बेसिकली होता क्या है, एक ब्लैक कलर की कोट हुआ करती थी उस समय, कि मतलब ब्लैक कलर की कॉलर वाली कोट, पूरा जो नीचे तक आती थी, पैर के तक आती थी, वो कोट जिसे कुल्हा कहते थे, वे ही पहना करती थी। इसलिए इन्हें कुबा और कुल्ला याद हुआ। अब इनके समय में देखो दोस्तों, इनकी जो एक मित्र हुआ करते थे जलालुद्दीन याकुत, और इनकी जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसको दोस्तों बीच में हम समझते हैं अपने लोग। और यहाँ पे आप देखो तो इनके समय में ना, रजिया सुल्तान के समय में 3 बहुत ही फेमस सिक्के रजिया सुल्तान चलवाई हुई थी। पहला जो सिक्का था, पहले सिक्के पे इन्होंने न्याय की देवी लिखवाई हुई थी नाम, और दूसरा जो सिक्का था उसमें इल्तुतमिश की बेटी लिखवाई हुई थी, और जो तीसरा सिक्का चलवाया था वो दिल्ली सल्तनत की महारानी लिखवाई हुई थी। मतलब ये रजिया सुल्तान के समय में ना 3 तरह के सिक्के का प्रचलन था। पहला जिस पे इनका लिखा हुआ रहता था न्याय की देवी, दूसरा इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा दिल्ली सल्तनत की महारानी। अब देखो, अब जरा रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं, इनकी सत्ता में आते हैं और कैसे इनकी मृत्यु होती है उस चीज़ को समझते हैं। मानो अब यहाँ पे देखो, तो जो सपोज करो ये वाला जो एरिया है ना, ये है दिल्ली।
ये वाला एरिया जो था, वो वाला एरिया, एक मिनट दोस्तों, जो ये वाला एरिया दिल्ली वाला एरिया है, यहाँ की राजा हुआ करती है कौन? रजिया सुल्तान। दिल्ली की जो राजा हुआ करती है ना, रजिया सुल्तान हुआ करती है। अब होता क्या है ना दोस्तों, इनके जो पिता 40 तुर्क जो सरदार बनाए हुए थे, वे अब इनके दरबार में रहते हैं। अब होता क्या है, रजिया सुल्तान जैसे ही मतलब दरबार में आती है ना, तो 40 जो तुर्क सरदार बैठे रहते हैं, 20 इधर 20 इधर, उन 40 तुर्क सरदारों को ना उठना पड़ता है। अब वे मतलब महिला के आने पे 40 तुर्क सरदारों को खड़ा होना पड़ता था। यही बात ना उन लोगों को मतलब सीने में मतलब बिजली की तरह कड़कती थी। मतलब उसमें बिजली का निर्माण तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी बिजली की तरह उनके दिमाग में सीने में गरजती थी। मतलब बहुत ज़्यादा वे अपमानजनित खुद को समझते थे इस बात को लेकर, क्योंकि महिला आ रही है और किसी स्त्री महिला के सामने मतलब खड़ा होना उन 40 तुर्क सरदारों को ना बहुत ही बेइज्जती फील होती थी। अब ये 40 जो तुर्क सरदार थे ना, ये लोग चाहते थे कि मतलब कैसे भी करके इसका पत्ता साफ करवा दो। जो रजिया सुल्तान है, जो दिल्ली की महारानी है, इसका मतलब कैसे भी करके इसको मरवा दो। अब ऐसे तो आप मरवा नहीं सकते हो, महारानी है भी दिल्ली की, तो ऐसे तो आप हटा नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तब होता क्या है ना, अब यहाँ पे देखो, तो जो रजिया सुल्तान है ना, इसकी एक मित्र हुआ करती है, क्या ही टाइफाइड है यार। रजिया सुल्तान की एक मित्र हुआ करती थी जलालुद्दीन याकूत। इसकी एक मित्र हुआ करती है जलालुद्दीन याकूत, रजिया सुल्तान की। मतलब जो जलालुद्दीन याकूत होता है ना, वो मतलब रजिया सुल्तान से एक तरफा मतलब मोहब्बत करता है। और मतलब ऐसा कुछ रजिया सुल्तान को बताया नहीं था, लेकिन एक तरफा इनका मोहब्बत होता है रजिया सुल्तान से। लेकिन रजिया सुल्तान ना एज ए इसको फ्रेंड मानती थी, मतलब ऐसा वो ये सब नहीं समझती थी, और वे एज ए इसको फ्रेंड ही मानती थी। अब होता क्या है ना, और इनकी मतलब दोस्ती बहुत ही यहाँ पे अच्छी रहती है, रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत का। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब जो 40 तुर्क सरदार थे ना इनके दरबार में, उनको तो मतलब रजिया सुल्तान को कैसे भी करके वहाँ से राजा जो हैं उनको मरवाना चाहते थे। वे लोग 40 तुर्क सरदार रजिया सुल्तान को कैसे भी करके मतलब इनका पत्ता साफ करवाना चाहते थे। अब ये क्या करते हैं, जो 40 तुर्क सरदार होते हैं, इनमें से कुछ सरदारों ने एक इधर एरिया पड़ता था, एक भटिंडा एरिया पड़ता था, सॉरी टावर हिंद, सॉरी दिल्ली के बगल में ना जो हरियाणा साइड में एक एरिया पड़ता था टावर हिंद। एक मिनट दोस्तों, क्या ही हो रखा है। राइटिंग का दोस्तों थोड़ी सी माफ़ कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पे लिखने का। बेसिकली समझो ना दोस्तों, मतलब इधर एक एरिया पड़ती थी टावर हिंद का,
यहाँ का एक राजा हुआ करते थे। अब होता क्या है, 40 तुर्क सरदारों में से ना कुछ तुर्क सरदार जाते हैं इस ताबर हिंद के राजा के पास और उसे कहते हैं, मतलब उसे बढ़ाते चढ़ाते हैं, कहते हैं कि मतलब दिल्ली सल्तनत की एक महिला होकर वहाँ का शासन कर रही है, वहाँ की राजा है महिला, और तुम इस छोटे से एरिया का राजा होकर मतलब राजा हो और तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती कि तुम इतने बड़े जो मतलब, सॉरी दोस्तों एक मिनट, मतलब ये 40 तुर्क सरदार ना क्या करते हैं कि ये जो ताबर हिंद का जो राजा होता है उन्हें बहुत बढ़ाते चढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब शर्म नहीं लगती कि इतने मतलब बड़े एरिया का राजा होकर तुम और एक महिला स्त्री के सामने उनके अंडर में तुम शासन कर रहे हो। और इस राजे को ना क्या करते कुछ तुर्क सरदार बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, जिससे अब उसको लगने लगता है, यहाँ का जो राजा होता है अल्तुनिया हुआ करता था, यहाँ का जो राजा होता है ना ताबर हिंद का अल्तुनिया हुआ करता है, अल्तुनिया को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि वे अब सोचने लगते हैं ना कि मतलब बात तो सही है, मतलब महिला के सामने, महिला के अंदर में हम शासन कर रहे हैं, महिला आती है तो हमको खड़ा होना पड़ता है और उनके मतलब कहने पे मुझे कुछ भी करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं मतलब उसको मरवा दिया जाए और दिल्ली पे खुद कब्जा कर ली जाए, ये अल्तुनिया सोचता है। और 40 जो तुर्क सरदार थे ना, इनकी भी उनका सहायता मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। अब देखो होता क्या है ना, ये बात सोचकर जो अल्तुनिया था, ताबर हिंद का जो राजा था, वे क्या करते हैं ना, वे दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये बात रजिया सुल्तान को पता चलती है, रजिया सुल्तान भी अपनी सेना लेकर इस पे युद्ध लड़ने के लिए निकल जाती है। अब बीच में हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, दोनों की युद्ध होने लगती है, उधर अल्तुनिया और इधर और रजिया सुल्तान की, और पीछे से सपोर्ट कर रहा होता है जलालुद्दीन याकुत। अब देखो युद्ध में क्या होता है ना दोस्तों कि अब रजिया सुल्तान यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है, रजिया सुल्तान यहाँ पे हारने लगती है। अब रजिया सुल्तान को लग जाता है कि इस युद्ध में हम जीतने वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम हार जाएंगे। तो अब रजिया सुल्तान एक दिमाग लगाती है और वो जो अल्तुनिया था वहाँ का राजा ताबर हिंद का, उसे कहती है क्या तुम मुझसे मतलब शादी करोगे। अब उस बेचारे का दिमाग घूम जाता है, वो आया था युद्ध करते हैं और पता चला मतलब ये क्या ही हो गया, मतलब अलग ही हो गया ये। अब वो सोच में पड़ जाता है, लास्ट में फाइनल होता है, शादी वादी कर लेते हैं लोग और वापस जब दिल्ली आ रहे होते हैं, इनकी रास्ते में ही कुछ डाकुओं द्वारा यहीं पे इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या यहीं पे हो जाती है, इन दोनों की तांग खत्म हो गई। दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान को भी और जो अल्तुनिया था ताबर इनके राजा, वो इनकी जब शादी करके जब आ रहे होते हैं वापस दिल्ली, तो इनकी रास्ते में ही हरियाणा साइड में ही इनकी वहीं पे हत्या कर दी जाती है डाकुओं द्वारा। इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि मतलब वो जो हत्या करवाई गई थी ना, वो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो 40 तुर्क सरदार थे ना, उन्हीं में से किसी एक द्वारा कराई गई थी, मतलब उन्हीं के द्वारा मरवा दी गई थी रास्ते में ही। और ये बेचारा मुंह देखते रह गया जलालुद्दीन याकुत। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ फोटो है, मतलब रजिया सुल्तान के समय में जो सिक्के चले थे ना, उन सिक्कों का, जैसे उन्होंने अपनी अरबी भाषा में तुर्क भाषा में न्याय की देवी हो गया, फारस कह लो आप, फारसी भाषा में न्याय की देवी इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी अपने सिक्कों पे ऐसा करके लिखवा कर चलाया करती थी। अब देखो, अब जो रजिया सुल्तान के बाद जो मेन राजा आता है ना, वो आता है बलबन।
मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है बलवान, रजिया सुल्तान के बाद आते हैं। इन्होंने सत्ता में आते ही क्या करते हैं ना, जो 40 तुर्क सरदार होते हैं ना, उन दलों का, जो 40 तुर्क सरदारों का, जो जिसे चहलगानी कहते थे, उसको हटवा देते हैं, तुड़वा देते हैं। क्यों तुड़वा देते हैं? क्योंकि इनको पता था किसी ना किसी एक दिन मतलब मेरे ये जो 40 तुर्क सरदार हैं मेरे खिलाफ हो सकते हैं और मुझे ही तख्ता पलट करवा सकते हैं या फिर मुझे ही मरवा सकते हैं। तो इन्होंने सत्ता में आते ही क्या करते हैं कि जो 40 तुर्क सरदार थे उनको हटवा देते हैं, उनको खत्म करवा देते हैं। इनके समय में देखो, ये सत्ता में आते ही ना उपाधि एक धारण की हुई थी जिल्ले इलाही का। जिल्ले मतलब होता है अल्लाह, इलाही मतलब होता है उनका दूत। मतलब जिल्ले इलाही कहने का मतलब क्या है ना, जो बलवान ने टाइटल धारण किया हुआ था जिल्ले इलाही का, उसका मतलब क्या है? मतलब जिल्ले मतलब अल्लाह और इलाही मतलब उनका दूत। मतलब राजा का एक स्वरूप। खुद को ना बलवान मतलब खुद को जनता के सामने कहता था कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया फरिश्ता हूँ, मतलब अल्लाह का ही एक रूप हूँ। मतलब तुम अल्लाह का दर्शन करना चाह रहे हो तो सपोज करो कि मुझे तुम देख लिए, मतलब तुम अल्लाह को देख लिए। तुम मुझे प्रणाम कर लिए, मतलब तुम अल्लाह को प्रणाम कर लिए। खुद को मतलब अल्लाह का एक रूप बताते थे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं जन्म नहीं लिया, मुझे खुद अल्लाह ने भेजा, ऐसा बलवान का मानना था। इनके समय में ना एक पारसी त्यौहार होता है नौरोज। इन्होंने एक फेमस त्यौहार है, इन्होंने ये शुरू करवाया था पारसी त्यौहार का। जैसे हिंदू लोगों में होता है ना नवरात्रि 9 दिनों का, वैसे ही फारसी में पारसी त्यौहार है एक नौरोज। सबसे पहले शुरुआत किसने कराई थी? तो बलवान ने कराई थी। और इन्होंने अपने समय में सिजदा एवं पाबोस लागू किया हुआ था। अब सिजदा एवं पाबोस समझो है क्या? सिजदा कहने का मतलब क्या है ना, सिजदा मतलब सर झुकाना। मतलब ये कहते थे बलवान कि इनके दरबार में जो कोई भी आएगा ना, इनके दरबार में जो कोई भी आए वो इनके सामने सिर झुकाएगा, सिजदा करेगा। इनके सामने आते ही उनकी सिर झुकानी पड़ेगी। ये हो गई सिजदा। और दूसरा है पाबोस। पाबोस कहने का मतलब क्या है ना, इनके दरबार में जो कुछ इनसे कुछ कहना चाहता है वे दरबार में पहले सिजदा करेंगे, फिर पाबोस। पाबोस कहने का मतलब है कि इनकी पैरों को पहले कुछ कहने से पहले इनकी पैरों को चूमना पड़ेगा, पैरों को किस करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ये कह सकते थे। मतलब समझो कितना मतलब उस समय ऐसा था, मतलब कोई भी हो उनको पहले सर झुकाना पड़ेगा और इनसे कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना है तो इनको पैरों को चूमना पड़ेगा, उसके बाद इनसे आप कुछ कह सकते हो। मतलब ऐसा था उस समय इनके समय। इनके बारे में दोस्तों मेनली यही है। अब देखो दोस्तों, अपने लोग अभी तक ना, अब स्टार्ट होने वाली है खिलजी वंश। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, तो अपने लोग दिल्ली सल्तनत जो देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश अपने लोग देख चुके हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक की घटना को अपने लोग पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश बेसिकली शुरू किसने करवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई थी। और गुलाम वंश में आपको दोस्तों एक बार मैं ओवरव्यू रिकैप दे देता हूँ। गुलाम वंश में बेसिकली हम देखे क्या, जो महमूद गौरी थी उनकी 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुआचा और ताजुद्दीन एल्दौज। उन्होंने जब महमूद गौरी ने क्या कहा था कि मतलब जो पहले अपने साम्राज्य का चक्कर मार के आएगा उसको राजा बना देंगे, तो कुछ चालाकी से जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वे राजा बन जाते हैं और गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 में। वहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। अब गुलाम वंश में अपने लोग देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सत्ता में आते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि वे महमूद गौरी के भी गुलाम हुआ करते थे और साथ ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना उसके भी गुलाम हुआ करते थे।
इल्तुतमिश के बाद अपने ने देखा कि इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान सत्ता में आती है। और रजिया सुल्तान की होता क्या है कि उनको डाकुओं द्वारा वहाँ पे मरवा दी जाती है, उनकी हत्या करवा दी जाती है। और रजिया सुल्तान के बाद जो मेन राजा बनते हैं वो होते हैं बलवन। और बलवन के बारे में अपने लोग देख चुके हैं। तो मेनली इसमें देखो तो जो मेन राजा है ना वो 4 राजा हैं। पहला गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान और चौथा बलवन। आपको में भी आपको याद हो गया हो इतनी सारी बात। अब देखो दोस्तों, अब गुलाम वंश के बाद ना खिलजी वंश शुरू होता है 1290 से लेकर 1320 तक। यहाँ पे देखो खिलजी वंश की जो स्थापना कराते हैं ना वो जलालुद्दीन खिलजी कराते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो सत्ता में आते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। मतलब जलालुद्दीन क्या होते हैं ना, जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं इनके चचा होते हैं। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इनके जो जलालुद्दीन खिलजी इनके चचा है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की भतीजा है। बात समझ में आ गई हो यहाँ तक? तो खिलजी वंश की जो स्थापना कराई थी वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कराई गई थी। और उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आते हैं। तो मेनली जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपने लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अलाउद्दीन खिलजी जब सत्ता में आया ना तो इन्होंने दाग एवं हुलिया प्रथा शुरू करवाया। अब चीज समझो आप, दाग और हुलिया है क्या? दाग कहने का मतलब जैसे घोड़े हैं ना, अब कौन घोड़े किसके हैं, किसी के भी कोई घोड़ा लेके चला गया, कुछ पहचान होती नहीं थी, वे तो अपना नाम बता नहीं सकते थे ना। ऐसा तो नहीं था कि मतलब घोड़े का नाम कहेंगे। अब 1000 घोड़े हैं, अब कौन किसके घोड़े हैं ये कैसे पता चलेगा? कोई किसी का घोड़ा उठाता था और चला जाता था युद्ध में। तो उससे होता क्या था ना कि जैसे मान लो कोई आदमी घोड़ा काफ़ी दिन से चला रहा है तो उसको चलाने का तरीका पता चल गया है, लेकिन उसको बार बार नया नया घोड़ा दिया जाए तो वो उतना सही से नहीं चला पाएगा जिसे वो एक घोड़े को चला पाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ना दाग प्रथा शुरू किया। और जितने भी घोड़े होते थे उस पे गर्म मतलब रड से वहाँ पे मोहर से वहाँ पे नंबरिंग करवा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी लिखवा कर वहाँ पे नंबरिंग करवा दी गई जिससे पहचान किया जा सके कौन घोड़ा किसका है, और युद्ध में उसको आसानी से ले जाया जा सके और मतलब उस पर आसानी से युद्ध लड़ा जा सके। और हुलिया क्या है? हुलिया समझो आप। हुलिया मतलब देखो तो पहले तक ना अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक जो भी था उस समय जो भी सैनिक होते थे ना उनकी कोई ड्रेस नहीं हुआ करती थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को ड्रेस देने का काम करवाया था पहली बार जो कोई राजा था जिन्होंने अपने सैनिकों का ड्रेस बनवाया कि तुम्हें ये जो ड्रेस है सभी को ऐसा ड्रेस में पहन के जाना है। अब इससे अब बिना ड्रेस का दोस्तों होता क्या था ना कि जैसे कोई युद्ध हुआ तो उसमें पता ही नहीं चलता था कौन सैनिक किसके तरफ से है। पता चला अपने ही सैनिक को मार दिए उसमें युद्ध में, तो इस कारण उसमें पता नहीं चल पाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया कि हुलिया मतलब जो कपड़ा हुआ वो शुरू करवाया अपने सैनिकों के लिए। और जैसे एक कपड़े में रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से उसको पहचान पाएंगे कि कौन अपने बंदे हैं और कौन दुश्मन के बंदे हैं, तो ये लड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो इन्होंने ना सैन्य सुधार करवाया वेतन आधारित। अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक जितने भी राजा बने किसी ने भी अपने मतलब सैनिकों का वेतन नहीं देते थे। सबका ऐसा था पहले कि युद्ध लड़े और वहाँ से जो लूटपाट हुई उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसमें से मतलब सभी को कुछ कुछ करके मतलब बांट दिए, लेकिन वेतन कोई नहीं देता था। मतलब लूटपाट किए और मिला तो दिए, नहीं तो नहीं दिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ कि इन्होंने ना वेतन देना शुरू किया अपने सैनिकों को। लूटपाट होगी, मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हें वेतन मिलेगी आज के तौर के मतलब आज के तरीके के जैसा। इन्होंने ना सत्ता में आते ही 50% कर बढ़ा दिए थे बाजार प्रणाली में।
मतलब जो भी मार्केट के सामान है उस पर 50% इनकी जो टैक्स है वे लगा दिए थे अलाउद्दीन खिलजी। और इनके समय में ना, जैसे एक तो बाजार प्रणाली में 50% कर जो है टैक्स जो है इंक्रीज कर दिए थे, और इनके समय में घराई कर लगाई जाती थी। मतलब आप जैसे घर में रह रहे हो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। इनके समय में ऐसा होता था, मतलब घर में रह रहे हो, कोई भी घर होगी, कोई भी घर में रह रहे हो आप, उसकी भी आपको टैक्स देनी पड़ेगी। एक और टैक्स आती है चराई कर। चराई कर कहने का मतलब जैसे आप कोई घास चराते हो ना, मतलब बकरी हो गई या फिर गाय हो गए, इनको जो चराया जाता था उनको भी आपको उसका भी मतलब टैक्स देना पड़ता था। जैसे आप कोई भी चीज़ चराओगे, गाय हो गई कुछ भी, उसके भी आपको टैक्स देना पड़ेगी। इनके समय में ना दोस्तों शराब पूरी तरह से बंद थी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझो। यहाँ पे देखो, अब होता क्या ना, राणा रतन सिंह, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के राजा हुआ करते हैं, और राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ का एक राजा हुआ करते हैं, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का ना जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ का एक राजा हुआ करते हैं राणा रतन सिंह। यहाँ पे देखो दोस्तों, तो राणा रतन सिंह के ना बीवी हुआ करती है पद्मावती। राणा रतन सिंह की बीवी हुआ करती है पद्मावती। और राणा रतन सिंह के एक मित्र हुआ करते थे राघव चैतन्य। इनकी एक मित्र हुआ करते राघव चैतन्य। शुरुआत में इनकी मतलब दोस्ती अच्छी थी, लेकिन बाद में होता क्या है ना, इनकी दोस्ती खराब हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है और राघव चैतन्य को ये दरबार से निकाल देते हैं। अब राघव चैतन्य ना इनको धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हें बाद में हम देख लेंगे। अब राघव चैतन्य क्या करता है ना, ये जाता है सीधे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास, क्योंकि दिल्ली को समय राजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। एक अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। राघव चैतन्य उनके दरबार में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को ना ये कहता है कि तुमने अभी खूबसूरती देखी ही कहाँ है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कहना क्या चाहते हो। तो राघव चैतन्य कहता है कि मतलब मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जिसे आप पूरे संसार में, मतलब पूरे अपने जीवन काल में आपने वैसा स्त्री नहीं देखा होगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और उसे भी इस बात का थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। तो अब होता क्या है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो राघव चैतन्य को कहता है कि अगर एक बात झूठ निकली तो तुम्हारा टिकट ऊपर का काट देंगे फिर। तो राघव चैतन्य कहता है जी हुजूर 100%, बात पूरी मतलब 100% की है। अब होता क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी राघव चैतन्य से पता मांगता है, बताओ कौन है, कहाँ है। तो राघव चैतन्य कहता है, बताता है कि राणा रतन सिंह की बीवी है पद्मावती, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो फिर कहेंगे कि मतलब क्या ही है, क्या ही खूबसूरती है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है ना दोस्तों, कि अपनी सेना लेकर 30 दिन का खाना पीना बोरिया बिस्तर बांधता है और चला जाता है चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह के किले पे, और वहाँ चारों तरफ से इनके किले को घेर लेता है। 30 दिन का खाना पीना लेकर वहाँ पे पहुँच गए और किले को चारों तरफ से घेर लिए। अब किले से कोई बाहर नहीं जा सकता और किले के अंदर कोई अब आ नहीं सकता।
क्योंकि अब बाउंड्री हुई ना, किले से कोई बाहर जाएंगे तो उसका जो सैनिक है वो मार देगा, और कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाएगा तो इसका सैनिक मार देगा। तो ऐसा था। अब देखो, अब धीरे धीरे होता क्या है, टाइम बीतते जाता है, महीने दिन का खाना पीना लाए थे, अब 2-3 दिन का और इनके पास खाना बचा हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो था वो कहते हैं कि महाराज अगर ऐसे रहे तो पता चलेगा युद्ध से मरे या नहीं मरे, लेकिन भूखमरी से जरूर मर जाएंगे अपने लोग। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, अब वे एक प्लान करते हैं कि एक चिट्ठी लिखवाते हैं और राणा रतन सिंह के पास भेजवाते हैं। चिट्ठी में लिखा रहता है कि मैंने सुना था कि मतलब राजपूतों के यहाँ मेहमानों को मतलब बहुत ही मेहमानबाजी की जाती है, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रहा हूँ, आपने तो आने के पहले ही किला को बंद करवा दिया। तो राणा रतन सिंह उसको अलाउद्दीन खिलजी को बुलाते हैं अंदर। राणा रतन सिंह क्या करते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी को अंदर बुलाते हैं और बैठाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है ना, अब उसको बैठा के खिलाते पिलाते हैं, मेहमानबाजी करते हैं पूरा। अब लास्ट में जब उठने का टाइम होता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अब तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ किला की, तो मेरी लास्ट एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहना पद्मावती को देखना चाहता हूँ एक बार। अब राणा रतन सिंह ये बात समझ नहीं पाया। उसने देखा कि मतलब देखना चाहता है, लेकिन बहन बोल दिया, पहले ही बोल दिया अपनी बहना को देखना चाहता हूँ। तो ये बात राणा रतन सिंह समझ नहीं पाया। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो एक छल कपट करना चाह रहा था, लेकिन राणा रतन सिंह वो चीज़ को समझ नहीं पाया। और वो जाती है, और ये जैसा अलाउद्दीन खिलजी कहता है ना कि अगर आप मतलब एक बार दिखा दो तो मैं किले को आपके छोड़कर वापस चला जाऊंगा। मतलब मेरी लास्ट एक ही ख्वाहिश है कि सिर्फ मैं अपनी बहन पद्मावती को एक बार देखना चाहता हूँ, एक बार देख लूँगा, कसम खाता हूँ, उसके बाद वापस अपने देश मतलब अपने दिल्ली वापस चला जाऊँगा एक बार देखने के बाद। अब राणा रतन सिंह क्या करते हैं, पद्मावती के पास जाते हैं और उसको मनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन पहली बार जो पद्मावती थी ना वो मानती नहीं है। लेकिन फिर कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, राणा रतन सिंह उसको समझाते हैं कि देखो बात ऐसा है कि मतलब वो एक बार देखना चाह रहा है और बहन बोल रहा है एक बार देख लेगा और वो फिर वापस यहाँ से छोड़ के वापस चला जाएगा। तो लास्ट में किसी भी तरीके से करके पद्मावती तैयार होती है, लेकिन पद्मावती जो थी ना वो शर्त रखती है कि मैं सामने नहीं देखूंगा उसे ऐसे फेस टू फेस नहीं देखूंगा। होगा क्या कि बीच में पर्दा रहेगा और नीचे पानी रहेगा, और मतलब पर्दे के सामने मैं रहूंगा। और उसको देखने के लिए पहले होता क्या था ना दोस्तों, कि जैसे बीच में पानी है और बीच में पर्दा है, और पर्दे के उस पार महारानी बैठी और पर्दे के इस बार अलाउद्दीन खिलजी। और जो पानी में जो फोटो बनेगी ना, उस पानी में जो फोटो बन रही है वो इस साइड से अलाउद्दीन खिलजी वो पानी में उसके प्रतिबिंब को देख सकता है। तो वैसे देखने को ये पद्मावती कही। अब आई, वो सारे तैयार हुआ सेटअप, जैसे प्लान की बताई थी पद्मावती। पहले पानी के सामने मिरर ऐसे करके मतलब सेटअप था, डायरेक्ट आमने सामने नहीं देखकर, बल्कि पानी के सहारे जो पानी में प्रतिबिंब बने उसके सहारे देखा जा सके। अब यहाँ पे होता क्या है ना दोस्तों, कि मतलब पानी शांत थी, अलाउद्दीन खिलजी का कहीं ध्यान कहीं और था, लेकिन पानी जैसे ही शांत हुई, पानी में मतलब इनकी जो फोटो बनी पद्मावती की, और अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही ध्यान मतलब उस फोटो पे पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी ना मतलब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का उस प्रतिबिंब में ध्यान पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी चकरा के वहीं पे गिर गया। मतलब जैसे मान लो कुर्सी पे बैठा है ना,
कुर्सी पर से ही उस फोटो को देखकर कुर्सी से ही वे वहीं पे गिर गए। और इन्होंने सोचा कि जो बंदा मतलब जो महिला मतलब पानी की पृथ्वी में इतनी खूबसूरत हो सकती है, वो सामने से कितना खूबसूरत हो सकता है। मतलब जिसका फोटो पानी में इतना खूबसूरत बन सकता है, वो सामने से क्या ही खूबसूरत होगा, कितना ही खूबसूरत होगा। अब चूंकि राणा रतन सिंह से ये प्रॉमिस किए हुए थे कि मुझे पद्मावती दिखा दो, मैं वापस चला जाऊंगा, एक बार मुझे दिखा दो सिर्फ। लेकिन अब होता क्या है ना, अब जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने अपनी दिमाग बदल दी। अब देखने के बाद इन्होंने कहा अब तो छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, अब तो पद्मावती को लेकर ही जाने वाले हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता ना कि अब तो मैं मतलब ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, अब तो पद्मावती को लेकर ही जाना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत महिला तो मतलब देखा ही नहीं, वो मतलब पागल सा ही हो गया। वो मतलब जिद ही वो पकड़ ली कि अब तो इसको लेकर जाना ही है, और तुरंत अपनी सेना को बोलकर उस पे राणा रतन सिंह पे अटैक करवा दिया। युद्ध में राणा रतन सिंह को पकड़ के वापस दिल्ली लेकर चले जाते हैं बंदी बनाकर। और अलाउद्दीन खिलजी ना अब शर्त रखता है पद्मावती से, क्योंकि पद्मावती अभी चूंकि चित्तौड़गढ़ में ही थी, राणा रतन सिंह के दरबार में थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त रखा कि अगर राणा रतन सिंह को अगर तुम छुड़वाना चाहती हो तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी चिट्ठी भिजवाता है कि अगर राणा रतन सिंह को छुड़वाना चाहती हो तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। अब पद्मावती अब कहती है ठीक है, मैं दिल्ली आऊँगी, लेकिन मैं दिल्ली अकेले नहीं आऊँगी। मेरे जो 1600 इनकी ना अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती कहती है मेरी जो 1600 दासियाँ है, साथ में मेरी 1600 दासियाँ भी साथ में आएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने मान लिया, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मान लिया इनकी बात को। और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती अब खुद और 1600 दासियों के साथ जिसे आपके क्या कहते हैं डोली, उसमें बैठकर उन्हें सभी चले जाते हैं दिल्ली। अब जो 1600 डोलियाँ थी ना दोस्तों, जिसे 1600 दासियाँ कह रहे थे, उसमें पद्मावती क्या करती है ना, 1600 सैनिक वहाँ पे बैठा देते हैं। 1600 दासियों की जगह 1600 सैनिकों योद्धा को उसमें बैठा देते हैं, और दिल्ली पहुंचकर युद्ध हो जाती है। अब दिल्ली में युद्ध होती है, जिसमें अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है ना, राणा रतन सिंह को इसी युद्ध में यहीं पे मार देता है। राणा रतन सिंह की हत्या यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और पद्मावती वहाँ पे युद्ध हार जाती है। अब पद्मावती कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर मैं किसी और की मतलब दोबारा पत्नी नहीं बन सकती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी मतलब मुझे कोई और बंदा मुझे टच नहीं कर सकता, सिवाय मेरे मतलब जो पति हैं, मेरे जो हस्बैंड है, उन्हें छोड़ के मुझे कोई और टच नहीं कर सकता। ये बात कह के पद्मावती जो थी वे खुद को जौहर व्रत कर लेती है। जौहर व्रत मतलब आग में कूद जाना, आग में स्वयं को कूद जाना ही, मतलब अपनी बॉडी को जला लेना ही जौहर व्रत कहलाता है। तो क्या करती है ना पद्मावती का मानना था कि कहना था कि मैं खुद के पति को छोड़कर मुझे कोई और आदमी मुझे टच नहीं कर सकता है। तो वे खुद को जौहर व्रत कर लेती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उन्हें छू नहीं पाए। और इनके साथ में बहुत सारी महिलाएं भी जौहर व्रत कर लेती हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता ना, उस पर तो चित्तौड़गढ़ में कब्जा कर लिया था ना, तो उन सभी स्त्रियों को टच नहीं करे। तो पद्मावती के साथ बहुत सारी महिलाएं भी जौहर व्रत कर लेती हैं वहाँ पे। एक बार दोस्तों मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ, अभी तक अपने लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो
आप देखो तो अपने लोग ना सबसे पहले हिस्ट्री का 3 पार्ट होती है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अपने लोग मिडाइवल को देख रहे हैं। मिडाइवल का जो टाइम पीरियड है 700 से लेकर 1707 ईस्वी तक की है। और मिडाइवल में अपने लोग ने पहले देखा अर्ली मिडाइवल इंडिया का 700 से लेकर 1206 की जो टाइम पीरियड है उसमें देखा कि पहले भारत में 2 तरीके के मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला जो अरब क्षेत्र से आए थे और दूसरा जो तुर्क क्षेत्र से आए थे। अरब क्षेत्र से आने वाला जो पहला बंदा था मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता है, और तुर्क क्षेत्र से आने वाला जो बंदा होता है उसमें 2 टाइप का बंदा होता है, एक जो सुबुक्तगीन और उसका बेटा महमूद गजनवी, और दूसरा जो पार्टी होती है महमूद गौरी। ये अपने लोग देखे थे 1206 तक। अब महमूद गौरी की 4 गुलाम हुआ करती थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुवाचा। अब इन चारों में से अगली जो राजा बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की हुई थी 1206 में, और वहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। 1206 से ही दिल्ली सल्तनत शुरू होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और उसके बाद अब देखो दोस्तों, तो जो गुलाम वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश में कौन कौन राजा है उससे आप समझो। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में कराई गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। कैसे? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरे और घोड़े ने मारी लात, सीधे ऊपर चले गए। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगली जो राजा बनते हैं वो इल्तुतमिश बनते हैं। इल्तुतमिश के समय में जो मेन काम था वो मतलब तुर्कान चहलगानी वे बनाए हुए थे, और उनके बाद उन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान सत्ता में आती है, और उनकी मृत्यु जो 40 तुर्क सरदार थे उन्हीं में से किसी के द्वारा करा दिया गया। उनकी स्टोरी आप बता चुके हैं। और अब रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश में देखो आप तो बलवन आते हैं। मतलब मेनली आप देखो तो जो गुलाम वंश है ना उसमें 2-3 राजा आए हुए हैं। गुलाम वंश में पहला जो राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो राजा है इल्तुतमिश, तीसरा जो राजा है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और चौथा जो राजा है बलवन। 4 राजा आपको नाम ये याद रखना है दोस्तों जो गुलाम वंश में आते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, गुलाम वंश में 4 राजा आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद बलवन। ये थे गुलाम वंश। अब गुलाम वंश खत्म होते ही उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। अब सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आते हैं। खिलजी वंश में सबसे पहला जो बंदा होता है गियासुद्दीन खिलजी होते हैं। सॉरी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा होते हैं। और इनके भतीजा जलालुद्दीन खिलजी के, ऐसे कर लो, जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजा होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के चाचा होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो जो खिलजी वंश है ना, खिलजी वंश में मेन अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मेन काम थे वे दाग एवं हुलिया थी। मतलब घोड़े पे दागना, उनका नंबरिंग देना, एक मोहर लगवाना, वैसे करके सब पे मतलब एक जैसे अलाउद्दीन खिलजी तो एक उस तरीके का इन्होंने मोहर लगवा देते थे, घोड़े पे दगवा देते थे। लोहा का बनाया हुआ था फ्रेम, उससे दगवा देते थे। और हुलिया मतलब अपने सैनिकों को ना कपड़ा दिए हुए थे कि ऐसा ड्रेस उन्हें पहनना है। ये अपने लोग देखें यहाँ तक। और अलाउद्दीन खिलजी में ना लास्ट में अपने लोग समझे कि राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उन पे कैसे ये आक्रमण करते हैं और वहाँ से पद्मावती को पाने का कोशिश करते हैं, लेकिन पद्मावती क्या करती है, जौहर व्रत कर लेती है। यहाँ तक दोस्तों अपने लोग समझ चुके हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।